हेलो बच्चों। बेटा पीडब्ल्यू के सुपर 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 अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे बेटा आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों के लिए क्या लेके आए हैं? द्रोणा जेई सीरीज का लेक्चर नंबर 6। क्या देखने वाले हैं बेटा अपन लोग आज के लेक्चर के अंदर? अपन लोग वेरियस एलिमेंट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रिंग के कारण कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, डिस्क के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक वायर के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो आज का जो हमारा सेशन है काफी 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 ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है बेटा, बहुत मजा आएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले रिकॉल कर लें कि पिछली क्लास में अपन लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। बेटा पिछली क्लास के अंदर अपन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बातें करी थी, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया जाता है, क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज होती हैं, पॉइंट चार्ज के कारण कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा। ये सारी बातें अपन लोग देख के गए थे। क्या आप लोगों ने वो वाला लेक्चर देख लिया है? नहीं देखा है कोई बात नहीं, एक बार उस लेक्चर को जरूर देखना। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्योंकि अपन लोगों ने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया था, तो क्यों ना शुरुआत वहीं से करें। एक दो सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाले कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे और एकदम समझ के ही जाएंगे। ये गारंटी लेते हैं कि आज समझ के जाएंगे। मैं मेरी तरफ से एफर्ट दूंगा, आप लोग अपनी तरफ से एफर्ट देंगे। बात क्या हो पा रही है, नहीं हो पा रही? तो चलो बेटा आगे बढ़ाते हैं सेशन को। तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोग आज क्या करेंगे, रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और हम लोग साथ ही साथ में कई सारी आज प्रॉब्लम्स देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, क्यों ना उसको थोड़ा रिकॉल कर लें और कुछ सवालों के थ्रू रिकॉल करेंगे तो बेटर तरीके से रिकॉल हो पाएगा। तो बेटा इस वाले सवाल को ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। पहले मैं आप लोगों को ये सवाल समझा देता हूं, फिर अपन सब लोग मिलकर एक साथ रीड करेंगे, फिर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। बेटा समझो क्या दे रखा है सवाल के अंदर। बेटा ये वाला एक पॉइंट है जहां मैं मार्किंग लगा रहा हूं, इट इज ए पॉइंट नंबर ए। इस वाले पॉइंट पर एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट से माइनस का √2,0। और बेटा एक पॉइंट है ये वाला बी पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर माइनस का 2 माइक्रोकूलम चार्ज है। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है √2,0। हम लोगों को इन दोनों चार्जेस के कारण सी वाले पॉइंट और डी वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम करनी है। बेटा सी वाला पॉइंट कौन सा है? 2√2,0। बेटा डी वाला पॉइंट कौन सा है? 0,√2। अपन लोग इस सवाल को ट्राई करें। क्या मैं उससे पहले कुछ कुछ चीजें आप लोगों को रिकॉल करवा दूं? चलो रिकॉल कर लेते हैं बेटा। तो बेटा देखो इधर ध्यान से, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को एक चीज बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या था बेटा फॉर्मूला? एक बार चेक करें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बेटा लेट अज्यूम ये चार्ज है Q, और इस वाले Q चार्ज से अगर R वेक्टर के बराबर पोजीशन दूर जाने पर अगर कोई पॉइंट P मिले, तो इस वाले P पॉइंट पर बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपन लोग कैसे लिखेंगे? K Q, मान लो ये वाला चार्ज है स्मॉल q, तो स्मॉल q, K Q अपॉन R स्क्वायर। और बेटा ये वाला जो वेक्टर है इसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, K Q अपॉन R स्क्वायर, और R वाला यूनिट वेक्टर। यानी कि अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो K Q अपॉन R स्क्वायर और R के यूनिट वेक्टर को बेटा क्या लिखेंगे? R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मॉड। यानी कि बेटा ये क्या हो जाएगा? K Q, मैं बार बार कैपिटल Q लिख देता हूं, K Q अपॉन R क्यूब और R वेक्टर। बेटा ये वाला फॉर्मूला है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, अच्छा थोड़ी सी मैं बात आप लोगों को याद दिला दूं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में बढ़िया से एक्ट करता है, बढ़िया से काम करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? उसका मतलब बेटा ये है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे ये कोई पॉइंट बेटा P है, अगर एक चार्ज Q1 इस वाले P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्रिएट कर रहा है, एक चार्ज Q2 इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 क्रिएट कर रहा है, एक चार्ज Q3 इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E3 क्रिएट कर रहा है। तो हम लोग अगर P पॉइंट के ऊपर नेट फील्ड निकालने जाएंगे ना बेटा,
नेट फील्ड निकालने जाएंगे। तो नेट फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नेट फील्ड की वैल्यू हो जाएगी E1, E2, E3। क्या आप कैच कर पा रहे हो बात? क्या ये बात याद आ पा रही है आप लोगों को, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सारी बातें समझी थी, सारी बातें देखी थी? चलो, तो ये चीज अगर आप लोगों को रिकॉल हो गई हैं तो आगे बढ़ते हैं और इस वाले सवाल को ट्राई करते हैं। तो बेटा इस सवाल में क्या था? ये चार्ज फर्स्ट वाला, ये चार्ज सेकंड वाला, और हम लोगों को पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालना था। तो चलो मिलके सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड सी वाले पॉइंट पर पता लगाते हैं। सारे लोग ध्यान से देखो, मुझे ये बताओ, क्या ये वाला जो चार्ज है, क्या ये चार्ज प्लस में है? ये चार्ज प्लस में है, तो प्लस वाला चार्ज क्या अपने से दूर की तरफ फील्ड क्रिएट करता है? बिल्कुल करता है। बेटा क्या ये वाला चार्ज माइनस में है? क्या ये वाला चार्ज सी वाले पॉइंट पर अपने नजदीक फील्ड क्रिएट करेगा, नहीं करेगा? क्योंकि प्लस वाला चार्ज अपने से दूर, माइनस वाला चार्ज अपनी तरफ फील्ड क्रिएट करता है। इस बात को भूलना मत। ये बात अपन लोगों ने पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ाई थी, अच्छे से लिखवाई थी, समझाई थी। तो बेटा एक फील्ड हुआ बाहर की तरफ, एक फील्ड हुआ अंदर की तरफ। मान लो इस वाले चार्ज ने जो फील्ड क्रिएट करा वो फील्ड है E1, इस वाले चार्ज ने जो फील्ड क्रिएट करा वो फील्ड है E2। हम लोगों को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पे टोटल चाहिए तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को E2 माइनस E1 करना पड़ेगा। ओके, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या E2 बड़ा होगा क्या E1 से? हाँ बेटा, E2 बड़ा होगा E1 से। ऐसा क्यों? सुनो ध्यान से। क्या बेटा ये वाला जो चार्ज है ये इस वाले सी पॉइंट के ज्यादा नजदीक है, ज्यादा क्लोज है, तो ये वाला 2 माइक्रोकूलम का नेगेटिव चार्ज इस वाले पॉइंट पर ज्यादा पावरफुल अट्रैक्टिव फील्ड क्रिएट करेगा। और बेटा ये वाला जो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है ये थोड़ा ज्यादा दूर हो गया, तो ये वाला चार्ज इस वाले पॉइंट पर थोड़ा कम अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? E2 माइनस E1। एग्री कर पा रहे हो? तो चलो बेटा E2 माइनस E1 करें और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सी वाले पॉइंट पे निकालें। बेटा E2 की वैल्यू निकालने के लिए मेरे साथ साथ में कैलकुलेशन करना, मेरे साथ साथ में देखना। क्या कि इधर चार्ज कितना है बेटा? E2 लिख रहे हैं तो इसके कारण के ये वाला चार्ज कितना है बेटा? ये वाला चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ओके बेटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो देखो, ये √2, ये 2√2। इन दोनों पॉइंट्स के बेटा एक्स कोऑर्डिनेट पे ध्यान लगाओ। कहां पर ध्यान लगाओगे? एक्स कोऑर्डिनेट। बेटा ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट है √2, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट है बेटा 2√2। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 2√2 माइनस √2, यानी कि ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी बेटा √2। बात कैच हो पा रही है आप लोगों को? अगर ये वाली डिस्टेंस बेटा √2 आ चुकी है तो हम लोग क्या बोलेंगे? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर। ये बेटा E2 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बना। चलो अब मिलके E1 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो बेटा E1 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? जरा देखो, जो इस वाले चार्ज ने सी वाले पॉइंट पर क्रिएट करा है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा E1 वाला फील्ड? के ये वाला चार्ज बेटा कितना है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपने इधर जो माइनस चार्ज था उसको यहां पर क्यों नहीं लिया है? बेटा मैं ऑलरेडी डायरेक्शन सेट कर चुका हूं। ये वाला चार्ज नेगेटिव में है तो इसके कारण जो फील्ड है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया है। मैं ऑलरेडी माइनस साइन को कंसीडर कर चुका हूं, डबल डबल माइनस साइन नहीं कंसीडर करना है। ऑलरेडी एक बार मैंने डायरेक्शन को सेट करते समय माइनस चार्ज की प्रॉपर्टी का यूज कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जो E1 फील्ड है वो कैसे लिखेंगे? के ये वाला चार्ज 2 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बेटा अब सारे लोग इधर ध्यान लगाओ, सारे लोग मुझे बताओ ये वाली डिस्टेंस बेटा कितनी होने वाली है? देखो इधर, क्या ये वाली डिस्टेंस 2√2, ये वाली डिस्टेंस कितनी बेटा? 2√2, और ये वाली डिस्टेंस कितनी बेटा? √2। तो टोटल मिलके कितनी हो जाएगी? 2√2 प्लस √2 मिलके हो जाएगी बेटा 3√2। नहीं आई बात समझ में? दोबारा देखो, ये डिस्टेंस है बेटा √2,
ये वाली डिस्टेंस है बेटा 2√2। चलो मैं लिख ही देता हूं, कई बच्चों को लगता है दिक्कत हो रही होगी। तो ये डिस्टेंस हो गई 2√2, ये डिस्टेंस हो गई √2, इस वाले चार्ज से सी पॉइंट की डिस्टेंस हो गई बेटा 3√2, तो 3√2 का स्क्वायर। तो बेटा ये E1 E2 दोनों की वैल्यू आ गई, हमने चलो माइनस भी कर दिया। चलो अब मिलके सॉल्व करें। तो बेटा इधर देखो, क्या इस k को k रहने दूं, इधर 2 का 2 10 की पावर -6, ओके। नीचे √2 का स्क्वायर करोगे बेटा 2 आ गया। यहां पर भी देखो बेटा k इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6, यहां स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, √2 का स्क्वायर हो गया 2। क्या 2 से 2 गया? क्या 2 से 2 गया? बिल्कुल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6, क्या हम लोगों ने प्रॉपर वैल्यू k की रख दी? इधर भी आगे बढ़ते हैं, k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, और बेटा यहां पर 10 की पावर -6 है। क्या नीचे 9 भी है? क्या ये 9 से 9 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा बेटा। यहां पर देखें, ये बचा 9 इंटू 10 की पावर 3, और यहां बचा 10 की पावर 3। इधर आप 10 की पावर 3 को बेटा कॉमन तो लो, यहां पर 9 -1 बचेगा, यानी कि ये 8 इंटू 10 की पावर 3, ये बेटा आंसर आया। अब बच्चे बोलेंगे सर यूनिट और डायरेक्शन भी बता दो। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कराए, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती थी न्यूटन अपॉन कूलम। दिमाग पे जोर डालो, पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, क्या बताई थी यूनिट? न्यूटन अपॉन कूलम। तो हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूटन अपॉन कूलम। ओके, कंफर्म कंफर्म। अब थोड़ा डायरेक्शन की बात कर लें बेटा। ये हम लोगों ने जो फील्ड निकाला है, क्या ये फील्ड -x की तरफ, ये फील्ड -i के डायरेक्शन में है कि नहीं है? कैसे? हम लोगों ने E2 E1 करके फील्ड की वैल्यू निकाली है। E2 किधर था? इधर। तो E2 E1 करोगे तो फील्ड की वैल्यू कहां आ रही है? -i डायरेक्शन में। तो आप चाहो तो इस वाली फील्ड की यूनिट लिखने के बाद में डायरेक्शन देने के लिए -i लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो फील्ड निकाला, यूनिट लिखी, -i डायरेक्शन भी दे दी। क्या साथ आ पा रहे हो? मैं साइड हो जाता हूं, फटाफट लिखें, फटाफट कॉपी करें, ठीक है? लिख लिया? पॉज कर लो, लिखो इसको। तो चलो बेटा, अब अपन लोगों ने सी वाले पॉइंट पर तो फील्ड निकाल लिया, सी वाले पॉइंट पर हमारा काम हो गया है। अब चलते हैं बेटा और डी वाले पॉइंट पर फील्ड निकालने की ट्राई करते हैं कि डी वाले पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है। तो मुझे अगले पेज पर जाना होगा, ये वाला पेज तो पूरा का पूरा भर दिया है हम लोगों ने। तो चलो बेटा मैं अगले पेज पर मूव कर रहा हूं और इस वाले सवाल को अगले पेज पर बेटा ड्रॉ कर देते हैं। तो सारे लोग इधर देखो बेटा, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई बेटा -x एक्सिस, ये हो गई बेटा y वाली एक्सिस। बेटा इधर एक पॉइंट है ए पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट है -√2, 0। एक पॉइंट है बेटा इधर बी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट है √2, 0। देखो चेक करो, यही डायग्राम है कि नहीं है? -√2, 0, √2, 0, ए पॉइंट बी पॉइंट। बेटा चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम। चलो इसको भी लिख लें। यहां पर चार्ज है बेटा 2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम। ओके, साथ चल पा रहे हो? ओके बेटा, डी पॉइंट कहां पर है? 0, पर, 0, तो बेटा डी पॉइंट है यहां कहीं पर 0, इट इज द पॉइंट नंबर डी। हम लोगों को डी वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटा निकालनी है। कैच कर पा रहे हो? समझ में आ रही है बात? तो अब ध्यान से सुनना, ध्यान से बात समझना। सारे बच्चे इधर देखो, क्या बेटा ये वाला चार्ज जो है, क्या ये चार्ज प्लस में है? प्लस में है ना बेटा? चलो, तो क्या ये वाला प्लस वाला चार्ज अपने से दूर की तरफ एक फील्ड क्रिएट करेगा? इस वाले अपने से दूर की तरफ वाले फील्ड को मैंने बोला कि कुछ फील्ड आ गया E1। ओके
बेटा ये वाला माइनस वाला चार्ज क्या अपनी खुद की तरफ एक फील्ड क्रिएट करेगा? इस वाले फील्ड को बेटा मैंने बोल दिया E2। सारे बच्चे थोड़ा सोचो, देखो, समझो, क्या E1 और E2 की वैल्यू एकदम 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 मैथमेटिकली बराबर होगी? नहीं आ रही है बात समझने में तो मेरे साथ साथ में कैलकुलेशन करो। जैसे बेटा एग्जांपल के तौर पे अपन लोग अगर E1 की वैल्यू निकालने जाएं, कौन सी वैल्यू बेटा? E1 वाली वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वैल्यू अगर अपन लोग बेटा निकालने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वैल्यू? के ये वाला चार्ज बेटा कितना? 2 माइक्रोकुलाम, 2 इंटू 10 की पावर -6 के क्यू। बेटा ये वाली डिस्टेंस अगर मुझे चाहिए कैसे निकलेगी ये वाली डिस्टेंस? सुनना ध्यान से, बात कैच होनी चाहिए आप लोगों को। ध्यान से देखो, क्या ये वाली डिस्टेंस √2 है? क्या ये वाली डिस्टेंस √2 है? ये भी √2, ये भी √2। क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो बेटा ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2। √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर जोड़ोगे, अंडर रूट लगाओगे तो क्या आप लोगों को ये वाली डिस्टेंस 2 के बराबर मिल गई? तो चलो के लिखा, ये वाला चार्ज लिखा और डिस्टेंस के स्क्वायर यानी कि 2 के स्क्वायर से कर दिया डिवाइड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू आ चुकी है? बिल्कुल आ चुकी है। बात कैच हो पा रही है? शायद हो पा रही होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी तरीके से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड E2 भी निकालने जा रहा हूं। क्या निकालने जा रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो चलो बेटा E2 की वैल्यू निकालते हैं। के बेटा ये वाला चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकुलम। अब फिर बच्चे कह रहे होंगे सर आप ये माइनस क्यों नहीं लिख रहे हो? बेटा डायरेक्शन देखो, मैंने ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज की तरफ कर दी। तो हम लोग अब E2 का केवल 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 मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ठीक है, आप माइनस साइन लिख के लिखना चाहो लिख दो, लेकिन हम लोग क्या ऑलरेडी डायरेक्शन ले चुके हैं। अब तो हम केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना बेटा, हमको केवल मैथमेटिकल वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। प्लस माइनस साइन लिखना है लिख लो, लेकिन वो डायरेक्शन के लिए होता है। अब ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है? ओके, तो के लिया, ये वाला चार्ज लिया। अब इधर भी देखो, ये डिस्टेंस भी तो बेटा √2 है, √2, क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट √2 है। तो ये भी √2, ये भी √2। क्या ये वाली डिस्टेंस भी बेटा √2 मिलके क्या ये 2 हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से? तो अपन लोग क्या बोलेंगे? के ये वाला चार्ज और इस वाली डिस्टेंस 2 का स्क्वायर। फटाफट चेक करो, क्या E1 और E2 दोनों की मैथमेटिकल वैल्यू बराबर आ गई? नहीं आ गई? आ गई है मैथमेटिकल वैल्यू बराबर। तो अब सारे लोग ऑब्जर्व करें जो बात मैं आप लोगों को महसूस कराने जा रहा हूं। इधर देखें बेटा, ये वाली डायरेक्शन हो गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर E1 का इधर वाला कंपोनेंट करोगे, E1 का इधर वाला कंपोनेंट करोगे तो वो कंपोनेंट आएगा बेटा E1 cos थीटा। अब एंगल कितने कितने, चलो उसकी भी तैयारी कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। बेटा ये वाली साइड √2, ये वाली साइड √2, परपेंडिकुलर बेस दोनों बराबर हैं, यानी कि बेटा ये वाला एंगल 45, ये वाला एंगल भी बेटा 45। ठीक है, ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बेस बराबर हो गया, tan थीटा 1 हो गया, एंगल थीटा की वैल्यू 45, तो ये दोनों एंगल 45। तो बेटा ये वाला एंगल भी 45, बेटा ये वाला एंगल भी 45, बेटा ये वाला एंगल भी 45। बात कैच हो पा रही है नहीं हो पा रही है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर वाला कंपोनेंट आया बेटा E1 cos 45। E2 का भी बेटा इधर वाला कंपोनेंट क्या आया? इधर है फील्ड E2 का इधर वाला कंपोनेंट आया है बेटा E2 cos 45। बात को समझे बेटा, इस तरफ दो फील्ड है E1 E2, इधर वाले कंपोनेंट बेटा जुड़ रहे हैं। दोबारा बात सुनो, दोबारा बात समझो। दो फील्ड, एक फील्ड E1, एक फील्ड E2, इधर वाले कंपोनेंट जुड़ गए और इधर वाले क्या होंगे? कट जाएंगे। बात समझ में आ रही है? दो फील्ड है, इस तरफ वाले जुड़ रहे हैं, इस तरफ वाले कट रहे हैं। एग्री कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? मेरे को लगता है बात कैच हो पा रही होगी थोड़ी बहुत। तो बेटा इस वाले E1 का E1 cos 45, E2 का E2 cos 45। और अगर मैं आप लोगों को इस वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट करूं तो E1 का E1 cos 45, तो इधर कितना हो जाएगा? E1 sin 45। इधर E2 cos 45, नीचे कितना हो जाएगा? E2
साइन 45। अब ध्यान से देखो, क्या E1 E2 मैथमेटिकली बराबर थे? तो E1 साइन 45 E2 साइन 45 बराबर हो गए बेटा। तो बेटा इस वाले फील्ड से ये नीचे वाला फील्ड कट जाएगा, यानी कि ऊपर वाला नीचे वाला कंपोनेंट कट गए। बेटा इधर वाला E1 cos 45 E2 cos 45 दोनों जुड़ जाएंगे। तो अगर मुझे इस वाले D पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो D पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा बेटा E1 cos 45 प्लस E2 cos 45। बेटा ये आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर देखो E1 की वैल्यू कितनी है बेटा, फटाफट चेक करो, 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9, ये बेटा के रख दिया मैंने। ऊपर क्या है, 2 इंटू 10 की पावर -6। नीचे कितना है बेटा, 2 का स्क्वायर 4। एग्री कर पा रहे हो? और फिर क्या लिखना है बेटा, cos 45। cos 45 बेटा कितना होता है, 1/√2। इधर भी ये देखो E2 cos 45 बेटा उसकी वैल्यू भी इतनी कितनी आने वाली है, क्योंकि E1 E2 एक जैसी तो थे, E1 भी उतना ही E2 भी उतना ही, cos 45 यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों एक बराबर है। तो इस वाली टर्म को मैंने एक बार लिख दिया, सेम की सेम टर्म दोबारा आएगी, यानी कि 2 टाइम्स बेटा आंसर हो जाएगा इंटू 2। अब चलो सॉल्व करें बेटा। इस वाले 4 से ये 2 उड़ा दो, इधर देखो ये हो जाएगा बेटा 9, इधर हो गया 10 की पावर 3, नीचे आ गया √2, यानी कि ये हो गया बेटा 9000/√2। सर यूनिट भी लिख दो, चलो लिख देते हैं बेटा, आप लोगों ने बोला मैंने यूनिट लिख दी, न्यूटन अपॉन कूलम। डायरेक्शन की बात कर लें, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी। तो ध्यान से देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ के इस तरफ जा रहे हैं, ये कौन सी डायरेक्शन है, आई कैप, एक्स डायरेक्शन आई कैप। तो इधर क्या लिख दिया जाएगा बेटा, आई कैप। क्या लिख देंगे बेटा, आई कैप। क्या साथ आ पा रहे हो, डायरेक्शन कौन सी हो गई बेटा, आई कैप। फटाफट लिखें, फटाफट नोटिस करें, मैं साइड हो जाता हूं, एक बार पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें, समझें, कॉपी के अंदर ड्रॉ करें, साथ साथ में लिखें भी सही, फटाफट लिखें। फिर बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे के सवाल देखते हैं। कुछ और सवाल लाए हैं आज आप लोगों के लिए। आज का पूरा लेक्चर मैथमेटिकली इंटेंसिव होने वाला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैथमेटिकली इंटेंसिव? डेरिवेशन लाए हैं बेटा आज, डेरिवेशन सवाल लाए हैं, ज्यादा थ्योरी नहीं है लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा है। ओके, तो ये लिख लिया आप लोगों ने? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलो बढ़ जाते हैं बेटा, आगे आगे मूव कर जाते हैं, आगे मूव कर जाते हैं। तो बेटा ये अगला सवाल क्या बोल रहा है, ये अगला सवाल कह रहा है 6 इक्वल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। अरे यार ये तो सुपर 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 फर्जी सवाल है। ये तो बस ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सवाल नहीं होते हैं कि जो बस करके मजा आ जाता है, तुरंत अपन हवा के अंदर कर देते हैं सॉल्व, एकदम सारे बच्चों का सही हो जाता है, वैसा सवाल है। सबका सही होना चाहिए ये सवाल। तो मैं सॉल्यूशन बताऊं उससे पहले बेटा आप लोग एक काम करो, पॉज करो स्क्रीन को और खुद से एक बार सॉल्व करो, मजा आएगा। बिल्कुल इजी है, तुरंत आंसर आ जाएगा। 10 सेकंड 15 सेकंड में आंसर आना चाहिए बेटा। देखो पॉज करो, सवाल को ट्राई करो। कर लिया ट्राई? कर लिया क्या ट्राई? आ गए वापस ट्राई करके? ओके, तो क्या कह रहा है ये सवाल, चलो थोड़ा सा देखें बेटा। ये कह रहा है कि एक रेगुलर हेक्सागन है और इस वाले हेक्सागन के हर एक कॉर्नर के ऊपर बेटा चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू। हर एक कॉर्नर के ऊपर 6 इक्वल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। हमको इस वाले सेंटर के ऊपर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे बेटा? तुम लोगों को चमका कुछ, आंसर क्या आने वाला है? 0। कैसे? देखो बेटा, क्या ये वाला क्यू चार्ज इधर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्रिएट करेगा? करेगा भाई। क्या बेटा ये वाला क्यू चार्ज अपने से दूर बराबर अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्रिएट करेगा? बिल्कुल करेगा।
बेटा ये वाला क्यू चार्ज इस वाले पॉइंट पर अपने से दूर एक बराबर अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्रिएट करेगा, बिल्कुल। सिमिलरली ये वाला चार्ज भी ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला चार्ज भी ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला चार्ज भी ई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये वाले ई ई ई ई इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 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 वैल्यू के हैं, बराबर 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 एंगल पर हैं? तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि भाई इस वाले फील्ड ने इसको खा लिया मतलब लिटरली मत लेना, खा लिया मतलब काट दिया, कैंसिल आउट हो गए। इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म कर दिया, कैंसिल आउट हो गए। इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को भी खा लिया। क्या सारे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म? क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर के ऊपर कितना हो गया बेटा? 0। बात क्या छुपा रही है, नहीं हो पा रही? ये तो सुपर 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 इजी सवाल, एकदम इजी, एकदम इजी। ठीक है, लिख लो, है ना। इजी सवालों की भी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आज के लेक्चर का आ चुका है। अपन लोग क्या करने जा रहे हैं? अब रिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब रिंग की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं। रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कई जगहों पर लिखेंगे, सेंटर के ऊपर, एक्सिस के ऊपर, पूरी रिंग लेंगे, आधी रिंग लेंगे, क्वार्टर रिंग लेंगे, यूनिफॉर्म चार्ज वाली रिंग लेंगे, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज वाली रिंग लेंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? कोई बात नहीं, अब देखते जाओ, समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स सेंटर। रिंग कैसी लेनी है बेटा? यूनिफॉर्मली चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज? पहले इस बात को समझो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज? पहले इस बात को समझो बेटा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लो एक रिंग अपन लोग ले रहे हैं, ये अपन लोगों ने एक रिंग ली, ठीक है। इस वाली रिंग के ऊपर बेटा चार्ज है कुछ Q, बेटा इस वाली रिंग की रेडियस है R, और ये वाला चार्ज यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज? यूनिफॉर्म चार्ज होने का मतलब है बेटा कि हम लोगों ने चार्ज को लेकर के रिंग के हर एक जगह पे बराबर 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 फैला दिया है। जैसे मान लो आपको ये काम मिला कि आप इस वाले चार्ज को यूनिफॉर्मली फैलाओ, तो आप क्या करोगे? इस चार्ज को लोगे, इसके कई सारे टुकड़े करोगे और बराबर 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 हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। बात समझ में आ पा रही है? क्या छो पा रही है? तो चार्ज हर एक जगह पे बराबर है। और बेटा हम लोग क्या कह रहे हैं? सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कहां निकालेंगे? सेंटर के ऊपर। तो चलो बेटा कैसे इस वाले सवाल को सॉल्व करें देखते हैं। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से। बेटा मैं एक काम कर रहा हूं, मैं एक छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूं, छोटा सा जरा सा टुकड़ा, जरा सा। इस जरा से टुकड़े की लंबाई मान लो कुछ है, छोटा सा टुकड़ा dl लंबाई का। कितनी टुकड़े की लंबाई है? dl, छोटा सा टुकड़ा। बेटा इस वाले टुकड़े के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? छोटा सा चार्ज dq। लंबाई कितनी? dl, चार्ज कितना? dq। बेटा इस dl लंबाई के टुकड़े के कारण, dq चार्ज वाले टुकड़े के कारण क्या सेंटर के ऊपर एक छोटा सा फील्ड होगा? उस वाले फील्ड को बेटा मैं बोल रहा हूं dE इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं एक काम करूं, मैं बिल्कुल ऐसा का ऐसा एलिमेंट अगर डायमेट्रिकली अपोजिट वाली जगह पे ले लूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? बेटा इसके जस्ट सामने इधर आकर के, इसके जस्ट सामने इधर आकर के फिर से मैंने dl लंबाई का टुकड़ा ले लिया। बेटा ऊपर dl लंबाई के ऊपर चार्ज था dq, तो क्या बेटा नीचे भी dl लंबाई के ऊपर चार्ज dq हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? अब सोचो, ऊपर वाले dq चार्ज ने सेंटर पर dE इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करा, तो क्या नीचे वाले dq चार्ज ने ऊपर की तरफ dE इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करा होगा? नहीं करा होगा? हाँ कि ना? तो बेटा ऊपर वाले चार्ज ने क्या नीचे वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को खा लिया? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कट गए? ओके। अब सोचो, क्या ऐसे ही हर एक चार्ज के लिए क्या उसके डायमेट्रिकली अपोजिट वाली जगह पर एक एलिमेंट मौजूद है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? सुनते जाओ, समझते जाओ। जैसे अगर मैं यहां पर एक टुकड़ा लूंगा, तो बेटा इसके सामने यहां पर भी एक टुकड़ा है। देखो इधर ध्यान से,
इसके सामने ये एक टुकड़ा है। बात क्या चौपा रही है? मैं मान लो बेटा यहां पर एक टुकड़ा लेता, इधर में अगर एक टुकड़ा लेता तो इसके सामने इधर भी एक टुकड़ा है। मैं अगर बेटा यहां एक टुकड़ा लेता तो इसके सामने बेटा यहां भी एक टुकड़ा है। मैं बेटा अगर यहां एक टुकड़ा लेता इधर तो इसके सामने बेटा यहां पर भी एक टुकड़ा है। यानी कि आप कहीं पर भी एलिमेंट ले लो, उस एलिमेंट के सामने भी बिल्कुल वैसा का वैसा एलिमेंट मिल जाएगा। जितना चार्ज एक एलिमेंट का, उसके सामने वाले एलिमेंट का भी उतना ही चार्ज। दोनों एलिमेंट सेंटर के ऊपर बराबर बराबर फील्ड क्रिएट करेंगे। तो बेटा सेंटर के ऊपर क्या आमने सामने वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगा? क्या बेटा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात होगी तो क्या सेंटर के ऊपर फील्ड कट पिट के बेटा जीरो आ जाएगा? तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितना आने वाला है? जीरो। इफ ring is uniformly charged, if ring is uniformly charged, अगर रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है, बराबर बराबर चार्ज दे रखा है, तो सेंटर के ऊपर बेटा फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो 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 जीरो। हाँ कि ना? ओके, आगे बढ़ते बेटा। हम लोग आगे जाएं और चीजें देखें, उसके पहले मैं चाह रहा हूं कुछ बातें आप लोगों को समझा दूं। क्या समझाना चाह रहा हूं? क्या समझेंगे बेटा? बात सुनते हैं बेटा। एक होता है चार्ज Q, एक होता है लेमडा। लेमडा को बोलते हैं बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक होता है बेटा सिग्मा, सिग्मा को बोलते हैं बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। बेटा एक होता है रो, रो को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब ये चीजें क्या क्या होती हैं समझते हैं करके। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बेटा, जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे पहली चीज चार्ज। जैसे बेटा मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ 5 कूलम, 10 कूलम, 15 कूलम, 20 कूलम वाला चार्ज दिया, मतलब क्यों बता रहा है कि टोटल अपन लोगों ने कितना चार्ज दिया है। क्यों क्या बता रहा है? कि टोटल चार्ज अपन लोगों ने कितना दिया है। लेमडा क्या बता रहा है? लेमडा का नाम सुनो, लीनियर चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी? चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्या है बेटा? चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है। समझाएंगे अभी इसको डिटेल में, अभी बस नाम सुनते जाओ। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब कि अगर कोई तार है तो उसके 1 मीटर के टुकड़े के ऊपर जितना चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे? लेमडा। दोबारा बात सुनो, एक कोई तार है, कोई वायर है, वायर के 1 मीटर के टुकड़े के ऊपर जो चार्ज होगा उसको क्या बोला जाएगा? लेमडा। लेमडा को क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ। बेटा सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। यानी कि बेटा मान लो कोई एक शीट है, बहुत बड़ी सी शीट है, उस शीट के ऊपर बेटा चार्ज है ना बिखरा हुआ है, तो टोटल चार्ज बेटा मान लो Q है। लेकिन कोई आपसे पूछे कि 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर एक यूनिट एरिया के ऊपर कितना चार्ज है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कि भाई सिग्मा चार्ज है। कैसे निकालेंगे वैल्यू अभी डिस्कस करेंगे, ये सारी बातें भी समझाएंगे, घबराओ मत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रो? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चलो इन बातों को एक एक करके समझना चालू करते हैं। मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूं जो इन बातों को डिटेल में एक्सप्लेन करे। जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा एक कोई वायर है हमारे पास में, ये क्या है? वायर। इस वाले वायर की बेटा लंबाई है मान लो L, और इस वाले वायर को हम लोगों ने Q चार्ज दे दिया, यूनिफॉर्मली इसके ऊपर फैला दिया। तो कोई हमसे पूछेगा कि इस वाले वायर के ऊपर बेटा टोटल चार्ज कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा? टोटल चार्ज है Q, टोटल चार्ज इज Q ऑन दी वायर। कि भाई वायर के ऊपर टोटल चार्ज बेटा कितना आ रहा है? Q के बराबर। कोई बोलेगा कि भाई पर यूनिट लेंथ, यानी कि 1 मीटर के ऊपर कितना चार्ज है, यानी कि बेटा कोई पूछे आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, कोई आपसे पूछे लैम्डा कितना है, सारी बातें एक ही हैं। दोबारा बात सुनो, कोई पूछे लैम्डा कितना है, कोई पूछे 1 मीटर के तार के ऊपर कितना चार्ज है, कोई बोले लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, सारी बातें एक ही हैं। तो मुझे अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर कोई पूछेगा, लीनियर चार्ज
डेंसिटी, यानी कि कोई मुझसे पूछेगा लैम्डा तो मैं कैसे जवाब दूंगा, ध्यान से देखो। क्या बेटा, एल मीटर लंबाई के ऊपर, एल मीटर लंबाई के ऊपर क्या बेटा, क्यू कुलाम चार्ज फैला हुआ है। एल मीटर लंबाई के ऊपर क्यू कुलाम चार्ज फैला हुआ है, तो बेटा 1 मीटर के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, क्यू बाई एल। मामला इससे ज्यादा सिंपल कुछ होगा क्या बेटा? तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी क्यू बाई एल। क्यू चार्ज एल लेंथ के ऊपर, तो 1 मीटर पे कितना चार्ज, क्यू बाई एल। छोटी क्लासों में करते थे ना ऐसे सवाल कि 10 रुपए में 15 पेन आ जाते हैं, तो 20 रुपए में कितने पेन आएंगे, या 5 रुपए में कितने पेन आएंगे, इस तरह के सवाल करे होंगे बेटा आप लोगों ने, कुछ कुछ वैसा ही सवाल है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। सर कैसे यूज होगा लैम्डा का, समय आने दो, अपने आप समझ जाएंगे। अभी मैं सारी बातें लैम्डा की एक साथ नहीं बता रहा हूं, एक साथ बताएंगे ना बेटा आप घबरा जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। इट विल टेक सम टाइम टू मैच्योर दिस नॉलेज इन योर माइंड, है ना। कई बार एक साथ सारी इंफॉर्मेशन देने पे आप लोग खुद परेशान होता हुआ फील होगे, है ना, आप लोग खुद थोड़ा सा परेशान हो जाओगे। तो मैं रुक रुक के लैम्डा के बारे में बात करता रहूंगा, आगे भी लैम्डा की जानकारी देते रहेंगे, परेशान मत होना। सारी बातें अभी नहीं बता रहा हूं, है ना, अभी धीरे 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 बातें आती जाएंगी दिमाग में, चीजें सेट होती जाएंगी। पेशेंस रखो, समय के साथ में सारी चीजें आएंगी। ओके, तो बेटा इस तरीके से अपन लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल लेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं बेटा सिग्मा की। किसकी बात कर रहे हैं, सिग्मा की। बेटा मानो ये कोई शीट ले ली बेटा मैंने एक, ये कोई शीट है, शीट समझते हो ना बेटा, कोई परत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परत? जैसे बेटा शीट का मतलब क्या है, जैसे मेटल की कई सारी आपने शीट देखी होंगी जिनसे प्लेटें बनती हैं, है ना, समझ रहे हो बात। कई सारी जगह पर अपन लोग मेटल की शीट देखते हैं, कार की बॉडी जिस शीट की बनती, इस तरह की शीट। अब ज्यादा क्या एक्सप्लेन करें, बात आपको समझ में आ रही होगी। तो बेटा ये एक शीट है, इस वाली शीट का बेटा जो एरिया है ए के बराबर। एरिया कितना है बेटा, ए के बराबर। ठीक है, और आप लोगों ने बेटा क्या किया, इस वाली शीट को चार्ज दे दिया क्यू चार्ज। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि सर इस वाली शीट के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज ऑन दी शीट, तो मैं क्या बोलूंगा, कितना चार्ज है शीट के ऊपर, क्यू चार्ज। टोटल चार्ज कितना है बेटा, क्यू। मैं ये जवाब दूंगा, क्यू चार्ज दिया है तो मैं टोटल चार्ज क्यू ही तो बताऊंगा। अच्छा, ये वाला चार्ज जो है बराबर बराबर हम लोगों ने हर जगह पे फैला रखा है। अब कोई मुझसे पूछे बेटा कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज है, यूनिट एरिया में बेटा कितना चार्ज है, तो कोई अगर मुझसे पूछेगा चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया के अंदर कितना चार्ज है, 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर कितना चार्ज है, तो कैसे जवाब आएगा, सोचो बताओ बेटा। तो क्या मैं फिर से जैसे यहां सॉल्व किया था, क्या वैसे ही यहां भी सॉल्व कर दें? देखो कैसे करेंगे सॉल्व। अपन बोलेंगे ए एरिया में, या फिर ऐसे बोलें ए मीटर स्क्वायर एरिया में बेटा क्यू कुलाम चार्ज फैला हुआ था, तो बेटा 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में हो जाएगा बेटा क्यू बाई ए चार्ज। खत्म। इसी को तो बेटा बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, की 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज, क्यू बाई ए। इसी को चार्ज पर यूनिट एरिया को ही तो बेटा सिग्मा नाम दे रखा है। सिग्मा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, या 1 मीटर स्क्वायर में जितना चार्ज है वो क्या था, सिग्मा था। देखो समझो, फिर जा रहे हैं बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के ऊपर, रॉ के ऊपर। मैं क्या साइड हो जाऊं क्या, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। बढ़ जाऊं आगे, आ जाऊं मैं, ओके। समझ में आ रही है बातें, आ रही है नहीं आ रही है? नहीं आ रही तो रुक जाओ, गहरी सांस लो, छोड़ दो, घबराओ मत। जब मैं अभी सवाल लूंगा ना, लैम्डा का भी यूज करेंगे तब दोबारा समझा दूंगा, सिग्मा का भी यूज करेंगे तब दोबारा समझा दूंगा, घबराओ मत। धीरे 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 चीजें समझ में आने लगेंगी, है ना। पेशेंस शो करो, पेशेंस से बड़ा कोई हथियार नहीं है सक्सेस के लिए। धैर्य बना के रखो, हार्डवर्क बना के रखो, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इसी तरीके से, और स्लाइड जोड़नी पड़ेगी भाई, इसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात भी हो जाए। तो बेटा मान लो ये कोई एक वॉल्यूम के लिए क्या लें,
एक स्फेयर ले ले बेटा, स्फेयर से बढ़िया फील आएगी ना, स्फेयर ले लेते हैं। तो बेटा मान लो ये एक सॉलिड स्फेयर है। क्या है बेटा? ये एक सॉलिड स्फेयर, अंदर से पूरा भरा हुआ है। सॉलिड मतलब समझते हो ना, अंदर से ठोस भरा हुआ। क्या होता है, कैसा होता है सॉलिड स्फेयर? कोई एग्जांपल सोचो सॉलिड स्फेयर का। जैसे बेटा कांच के मार्बल देखे हैं आप लोगों ने, कंचे बोलते हैं कांच के मार्बल। ऐसा वो मार्बल अंदर से ठोस होता है ना, सॉलिड होता है ना, उसको बोलेंगे सॉलिड स्फेयर। तो बेटा एक सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर। कितनी रेडियस है बेटा इसकी? इसकी रेडियस है आर। कितना चार्ज दे दिया बेटा इसको? इसको चार्ज हम लोगों ने दे दिया है क्यू चार्ज। क्यू चार्ज दे दिया और यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर फैला दिया। यानी कि इस वाले स्फेयर में हर एक जगह पे उस चार्ज को भर दिया, हर एक जगह पे बराबर 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 हर जगह पे फैला दिया। कैच कर पा रहे हो? ओके। तो कोई मुझसे पूछेगा कि भाई टोटल चार्ज कितना है स्फेयर के ऊपर? टोटल चार्ज ऑन दी स्फेयर, स्फेयर के ऊपर टोटल चार्ज कितना है? तो अपन लोग क्या बोलेंगे? क्यू चार्ज है। टोटल कितना चार्ज है बेटा? क्यू चार्ज इज द टोटल चार्ज। ओके। कोई मुझसे पूछेगा कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बताओ, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज है? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज है? मान लो अभी वॉल्यूम है V, तो अपन लोग क्या बोलेंगे? ध्यान से देखो, अपन बोलेंगे भाई V वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है Q। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में बेटा कितना चार्ज हो जाएगा? Q बाई V। हाँ की ना, कितना चार्ज? Q बाई V। तो बेटा ये जो 1 मीटर क्यूब में चार्ज आया है, इसी को तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे, यानी कि ये क्या हो गया? Q बाई V। क्या बेटा इसी को तो रो बोलेंगे? रो क्या होता था? चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम वाली। क्या बोलेंगे इसको? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या रो, या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सारी बातें एक ही हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है मैं 2-2 3-3 नाम बता रहा हूं, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है दिमाग में, तो बस ऐसे याद रखो, लैम्डा सिग्मा रो। लैम्डा मींस पर यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है, सिग्मा मींस पर यूनिट एरिया कितना चार्ज है, रो मींस पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज है। समझ में आ रही है बात? लिख लो, कॉपी कर लो, साइड हो जाते हैं बेटा। अभी तक अपन लोगों ने जो जो चीजें देखी हैं, क्या देखा है? रिंग के अंदर सेंटर पे फील्ड 0 था। फिर अपन लोग थोड़ा आगे के लिए प्रिपेयर होने चले गए। अपन लोगों ने बोला कि भाई सेंटर के ऊपर तो फील्ड 0 है, लेकिन आगे काम आने वाला है सिग्मा का, लेमडा का, रो का। तो अपन लोगों ने लेमडा, सिग्मा, रो इन सब की बातें कर ली। तो क्या बेटा अब मैं आगे मूव कर जाऊं? क्या आगे अगले सेक्शन को देख लें? तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स एक्सिस। एक्सिस समझते हो ना बेटा? नहीं समझते क्या एक्सिस? चलो मैं डिजाइन बना देता हूं, फिर समझ जाओगे बेटा। लेट अज्यूम ये एक रिंग है। ये रिंग बेटा कैसे है रिंग? मेरे साथ साथ देखना, देखो इधर थोड़ा 3D में विजुलाइज करते हैं। मैं ऐसे खड़ा हो गया बेटा, रिंग इस तरफ है, देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो रिंग कैसे? ऐसे, और इसकी एक्सिस कैसे? ऐसे। अगर इस तरफ सही फील नहीं आ रही तो मैं आप लोगों की तरफ हो जाता हूं। रिंग बेटा ऐसे है, रिंग ऐसे, और एक्सिस बीच में से सेंटर से ऐसे पास होके जा रही है। अब तो फील हो रहा होगा यार, नहीं हो रहा क्या? चलो इधर देखो। तो बेटा ये रिंग हो गई, ये सेंटर हो गया बेटा, और रिंग के बीच में से ऐसे लाइन जो खिंची हुई है, इट इज द एक्सिस ऑफ द रिंग, एक्सिस ऑफ द रिंग। ओके, सेंटर दे रखा है बेटा, एक्सिस दे दी। रिंग कैसी है? रिंग की रेडियस r है, रिंग के ऊपर चार्ज q है। चलो बेटा अपन लोग एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, और उस वाले पॉइंट पर अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। मकसद क्या है हमारा? एक्सिस पर कोई पॉइंट लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड उस वाले पॉइंट पर निकालना। कॉपी पेन साइड, साइड मतलब साइड, लिटरली साइड में रख दो कॉपी पेन, सुनते जाओ, ज्योमेट्री में फील करते जाओ, वरना दिक्कत होगी। ठीक है? अच्छा, आप लोगों को बेटर फील आए, मैं इस वाली रिंग को देखो, ये तो साइड व्यू है। ये क्या है बेटा? रिंग का साइड व्यू। ये क्या है? रिंग का साइड व्यू। साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, साइड व्यू ऐसा आएगा। अगर मैं सामने से, ये रिंग है बेटा, मैं सामने से देखूंगा तब कैसा व्यू आएगा, उसको मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं।
तो मान लो बेटा ये रिंग हो गई, ये सेंटर हो गया बेटा, और एक्सिस निकल के यहां सेंटर से बाहर आ रही है। अब ये दो डायग्राम कुछ तो बेटर फील्ड डेवलप कर रहे होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं। अपना पेशेंस लेवल बनाए रखना, धीरे धीरे सुनते जाओ, ठीक है, समझते जाओ, तब बातें कैच होंगी। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने बेटा एक कोई पॉइंट ले लिया P, कितना दूर जाकर के लिया, कोई डिस्टेंस ले लो, X Z कुछ भी ले सकते हो, मैंने चलो X डिस्टेंस ले ली, ये कुछ X दूर जाकर के मैंने P पॉइंट लिया, ठीक है। ये X बेटा फिक्स कोई दूरी ले लिया हम लोगों ने, मान लो 5 मीटर 10 मीटर ऐसे कर रहे हैं अपन लोग। तो अपन लोगों ने कुछ दूर जाकर के P पॉइंट लिया, इस वाले P पॉइंट पर अपन लोगों को फील्ड निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बेटा एक एलिमेंट लिया ऊपर, देखो मैं मार्क कर रहा हूं इस पिंक कलर से, एक एलिमेंट लिया ऊपर, और बिल्कुल ऐसा कैसा एलिमेंट, डायमेट्रिकली अपोजिट भी ले लिया, डायमेट्रिकली अपोजिट। बात समझ में आ रही है? अगर थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन करें तो ये छोटा सा एलिमेंट जो है ये हो गया DQ चार्ज वाला, ये वाला एलिमेंट भी हो गया DQ चार्ज वाला। तो इस वाले DQ की यहां से इस सेंटर से दूरी कितनी हो गई, R, रेडियस के बराबर, यहां से दूरी R। बेटा इन दोनों चार्ज को मैं इधर साथ साथ में ड्रॉ कर देता हूं। ये ऊपर वाला चार्ज हुआ DQ, ये बेटा नीचे वाला चार्ज हुआ DQ, बेटा ये बीच में हो गया सेंटर C, बेटा ये वाली डिस्टेंस हो गई R, बेटा ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो गई R। ओके, अब सारे बच्चे देखो, ये वाला हो गया P पॉइंट, कितना दूर जाएंगे, X दूर जाएंगे तो क्या मिलेगा, P पॉइंट। अब सारे बच्चे ध्यान लगाएं, ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। क्या बेटा ये वाला DQ चार्ज इस वाले P पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड DE क्रिएट करेगा नहीं करेगा, छोटा सा फील्ड DE इसने क्रिएट किया। क्या बेटा ये वाला DQ चार्ज इस वाले पॉइंट पर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड DE क्रिएट करेगा नहीं करेगा? इस वाले डायग्राम में भी ड्रॉ करना है तो यहां पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो ऐसे बेटा DE इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे वाले डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स ने क्रिएट किया। दोबारा मेरी बात सुनो, चाहो तो कॉपी में साइड में लिख भी लेना, DE इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स। ये DE इलेक्ट्रिक फील्ड किसने क्रिएट करा है, डायमेट्रिकली अपोजिट वाले एलिमेंट्स ने। अब सुनो ध्यान से बात, बेटा मान लो ये वाला एंगल थीटा है, मान लो ये वाला एंगल थीटा है, कुछ तो एंगल होगा ना भाई। तो DE का इधर वाला कंपोनेंट ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, ये वाला एंगल थीटा बेटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा। तो इस वाले DE का इधर वाला कंपोनेंट हो गया बेटा DE cos थीटा, इधर वाले DE का इधर वाला कंपोनेंट हो गया DE cos थीटा, ऊपर वाले कंपोनेंट हो गए बेटा DE sin थीटा, इस वाले DE का नीचे वाला कंपोनेंट हो गया बेटा DE sin थीटा। अब ध्यान से सुनना बेटा, डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स के कारण जब मैंने फील्ड लिखा तो क्या एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट DE sin थीटा कट रहे हैं और DE cos थीटा जुड़ रहे हैं? ओके, यानी कि बेटा अगर मुझे एक्सिस के ऊपर अगर फील्ड निकालना है तो मुझे DE sin थीटा की ज्यादा चिंता नहीं करनी है, वो तो कट रहे हैं। क्योंकि जैसे ही मैंने डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, तो मुझे ये बात समझ में साफ साफ आ गई कि भाई अलोंग दी एक्सिस वाले कंपोनेंट तो जुड़ेंगे, परपेंडिकुलर टू एक्सिस वाले कंपोनेंट बेटा कटेंगे, ये वाले कंपोनेंट कटेंगे, ये वाले कंपोनेंट जुड़ेंगे। आ पा रहे हो नहीं आ पा रहे हो? तो ऐसे ही अगर आप और भी कोई डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लोगे, जैसे मान लो मैंने ऊपर नीचे वाले लिए, आप साइड वाले लोगे, फिर से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट अलोंग दी एक्सिस, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस। परपेंडिकुलर टू एक्सिस वाला कंपोनेंट कट जाएगा, अलोंग दी एक्सिस वाला कंपोनेंट जुड़ जाएगा। यानी कि बेटा अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के ऊपर चाहिए तो मुझे किसको जोड़ना है, DE cos थीटा को। इंटीग्रेट किसको करना है, DE cos थीटा। सर इंटीग्रेशन क्यों? जिन बच्चों को इंटीग्रेशन का मतलब नहीं मालूम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? जोड़ना। जब मैं इस पूरी रिंग के सारे एलिमेंट्स को इंटीग्रेट कर दूंगा, इस DE cos थीटा को जोड़ दूंगा, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, हर एक एलिमेंट के कारण जो DE cos थीटा आया उसको मैं जोड़ दूंगा। बात क्या हो पा रही है, नहीं हो पा रही?
क्योंकि भाई डी साइन थीटा कटा, डी कॉस थीटा जुड़ा। आगे बढ़ते हैं, कैसे लगाएंगे बेटा लिमिट, ध्यान से देखो। चलो डीई की वैल्यू सबसे पहले लिख देते हैं, डीई की वैल्यू कितनी होगी। तो सारे बच्चे इधर देखो बेटा, ये वाली रेडियस आर, ये वाली डिस्टेंस एक्स, तो ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कितनी डिस्टेंस हो गई बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला चार्ज कितना है बेटा, डी क्यू, डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डीई होगा ये क्या हो जाएगा, के डी क्यू, इस वाली डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट हट गया क्योंकि के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर करना पड़ता है ना बेटा, तो इस वाली डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे, अंडर रूट हट गया, तो ये आ गई डीई की वैल्यू। तो चलो बेटा एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डीई की वैल्यू को मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो डीई की वैल्यू को यहां पर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा कैसे आएगा, सारे बच्चे पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन, मैं जिस ट्रायंगल को मार्क कर रहा हूं उसके ऊपर लगाएं बेटा। इस वाले ट्रायंगल को गौर से देखो, देखो इस वाले ट्रायंगल को बेटा, गौर से देखो इस वाले ट्रायंगल को। क्या ये वाला ट्रायंगल महसूस हो पा रहा है, फील हो पा रहा है बेटा मैं किस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो इस वाले ट्रायंगल को गौर से देखो, क्या आप लोगों को इस वाले ट्रायंगल के अंदर कॉस थीटा की वैल्यू, बेस हो गया एक्स, हाइपोटेनस हो गया बेटा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या कॉस थीटा की वैल्यू मिल चुकी है। तो मुझे यहां पर डीई कॉस थीटा के अंदर कॉस थीटा जो चाहिए था वो कॉस थीटा मिल गया, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स अपॉन अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा जगह इधर कम पड़ रही है, क्या मैं अगले पेज पे चला जाऊं, पहले मैं साइड हो जाता हूं, देख लो समझ लो क्या करा है बेटा। डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स लिए, उनके कारण डीई डीई इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, उन डीई इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कंपोनेंट करे, डीई कॉस थीटा डीई कॉस थीटा जुड़ता हुआ दिखा, डीई साइन थीटा कटता हुआ दिखा। तो हम लोग जब एक्सिस के ऊपर फील्ड लिखने जाएंगे तो केवल और केवल डीई कॉस थीटा को जोड़ते हुए जाएंगे। समझ में आ रही है बात। अब तो अगले पेज में मूव कर जाऊं, तो चलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्सिस के ऊपर चाहिए ना बेटा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डीई कॉस थीटा का। डी की वैल्यू क्या हो गई, के डी क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इधर यही तो थी, ओके। कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा हो गया एक्स अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा के बाहर, एक्स बाहर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हो गई 3/2, ये बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अब यहां पर बच्चों को होने लग गए डाउट, मुझे मालूम है डाउट हो रहे हैं, मैं लो स्टार लगा देता हूं इस वाली स्टेप पे। यहां पर हो रहे हैं भयंकर वाले डाउट्स, बच्चे हो रहे हैं भयंकर वाले परेशान। क्यों हो रहे हैं परेशान, मल्टीपल कारण है बेटा, मल्टीपल कारण। सुनना ध्यान से, बच्चे पहले तो इस बात में परेशान होते हैं कि सर ये एक्स तो वेरिएबल था ना, नहीं है बेटा वेरिएबल। हम लोग एक्सिस पर एक्स दूर जाकर के कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर चुके हैं, उस एक्स को बार बार चेंज नहीं कर रहे हैं। चेंज करना होगा तो वो अलग से कभी देखेंगे, कुछ अलग से समझना होगा, देखेंगे जब एक्स को चेंज कराना होगा। अभी के लिए इस डेरिवेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं गए किसी एक्स दूर जाकर के, किसी एक एक्स वाले पॉइंट पर, एक्स दूर जाकर के किसी पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो बदल क्या रहा है बेटा, चेंज क्या हो रहा है, जो हम लोगों ने एलिमेंट लिया ना डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, वो बदल रहा है। जोड़ना किसको है, डी क्यू डी क्यू डी क्यू को जोड़ना। एच हो पा रही बात। तो हम लोगों को जोड़ना है बेटा यहां पर डी क्यू, जुड़ क्या रहा है डी क्यू। एक्स वगैरह वेरिएबल अभी मत मानो, हमने किसी एक जनरल एक्स पे जाकर के फील्ड लिखना सीख रहे हैं, ओके। तो बेटा पहली समस्या तो बच्चों को होती है कि एक्स को वेरिएबल मान के गड़बड़ कर रहे होते हैं। अभी भी कई बच्चों को एक डिफरेंट डाउट हो सकता है। कौन सा डिफरेंट डाउट आओ थोड़ा पीछे आते हैं। देखो इधर कई बच्चे बेटा ऐसा सोचते हैं कि इधर डीई कॉस थीटा, इधर डीई कॉस थीटा, दो डीई कॉस थीटा लो ना सर, एक ही क्यों लिया है। बेटा मैं जब इंटीग्रेशन अभी करूंगा ना पूरा कंप्लीट, तो मैं पूरी रिंग को जोड़ूंगा,
पूरी रिंग को तैयार करूंगा, तो जो आप एक और डी कोशिका की बात कर रहे हो ना, वो अपने आप जुड़ जाएगा। दोबारा बोलूं मैं बात, कई बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि सर ये डी कोशिका, ये वाला डी कोशिका, दो डी कोशिका हो गए, तो सर इन दोनों को जोड़ के 2 डी कोशिका नहीं होना चाहिए था क्या? ये एक ही डी कोशिका आपने क्यों लिखा? बेटा 2 बार क्यों नहीं जोड़ रहा हूं? क्योंकि अभी मैं इंटीग्रेशन में हर एक एलिमेंट को काउंट कर लूंगा, पूरी रिंग की काउंटिंग कर लूंगा, रिंग के सारे एलिमेंट ले लूंगा, तो हर एक एलिमेंट के कारण जो डी कोशिका आ रहा है मैं तो सबको ही जोड़ने वाला हूं, तो आपकी चिंता की कोई बात नहीं है। ओके, तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से कहां तक जोड़ना है? पूरी रिंग तैयार करनी है, तो पूरी रिंग के डी क्यू जोड़ोगे तो क्या जीरो से लेकर के क्यू चार्ज बन जाएगा? नहीं बन जाएगा? तो फॉर्मूला क्या आ गया? के डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू, लिमिट लग जाएगी जीरो से कैपिटल क्यू, एक्स बाहर है, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ओके बेटा, लिमिट लगा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सिस के ऊपर मिलेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। याद कर लो, कोई नींद में भी जगा के पूछे, ये फॉर्मूला याद आना चाहिए। कैसे? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बात कैच हो पा रही है? बात फील हो पा रही है? हो पा रही है नहीं हो पा रही है? बात फील नहीं हो पा रही है क्या? तो वापस से देखो वीडियो पीछे जा करके, फील होना चाहिए, फील होना चाहिए बेटा, फील करो डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट, कौन से कंपोनेंट जुड़ रहे हैं, कौन से कंपोनेंट कट रहे हैं, क्यों ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्यों डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यों आया, हर चीज मैंने बताई है, हर चीज सुनो, बात समझो। तो बेटा मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्या कोई नई चीज पे जा रहे हैं? नहीं, इसी वैल्यू का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, इसी वैल्यू को और डिटेल में समझने जा रहे हैं, इसी फॉर्मूले को और ज्यादा एनालाइज करेंगे बेटा। तो मैं जा रहा हूं बेटा अगले पेज पे, इस वाले फॉर्मूले को ले जा करके इधर देखेंगे, फिर से समझेंगे, फिर से। बेटा ये रिंग थी, इस वाली रिंग की ये एक्सिस हो गई बेटा, रिंग का चार्ज था क्यू, रेडियस थी आर, चार्ज पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली था बेटा, और किसी पॉइंट पी पर एक्स दूर जाकर के हम लोगों ने फील्ड देखा, तो फील्ड की वैल्यू कितनी आई? फील्ड की वैल्यू आ गई के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये बेटा फील्ड आया है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये वाला फील्ड आ गया है। ओके सर, अब इसमें देखेंगे क्या? सुनो ध्यान से बात, कोई बच्चा बोले हमसे कि सर इफ अगर अपन लोग x की वैल्यू को 0 पुट कर दें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अगर x को छोटा करते 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 0 पे चले जाओगे, x को 0 कर दोगे, मतलब p पॉइंट कहां पहुंच गया? x को कम करते करते अगर जाओगे तो क्या p पॉइंट सेंटर पे पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच जाएगा। यानी कि x बराबर 0, मतलब आप बात कर रहे हो सेंटर की। कहां की बात कर रहे हो? सेंटर की। तो बेटा एक बार x को 0 रख के देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा सेंटर पे? देखो इधर, के क्यू क्या बनेगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू, एक्स की जगह पे बेटा 0, इधर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2। क्या बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया? नहीं आ गया सेंटर पे? अरे भाई ये तो आता ही था, ये तो अपन लोगों ने पहले ही देखा कि सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था। यहां से भी हम लोग चाहें तो वो वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ कि ना? ओके, अब इफ अगर मैं x की वैल्यू को वेरी 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 लार्ज, यानी कि x की वैल्यू बेटा मैं अगर कुछ इन्फिनिट टाइप रख दूं, कितना दूर जा रहा हूं बेटा मैं x पे? वेरी 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 लार्ज डिस्टेंस दूर, यानी कि बेटा कुछ इन्फिनिट टाइप के डिस्टेंस पे मैं दूर जा रहा हूं, तो बेटा ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला x बराबर इंफिनिटी पर क्या बन जाएगा? ध्यान से बात सुनो, के क्यू एक्स। बेटा अगर x को बहुत बड़ा ले लिया है तो क्या एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर से बहुत ज्यादा ही बड़ा नहीं हो जाएगा? तो क्या अपन लोग एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में क्या आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे? नहीं कर देंगे। तो नीचे क्या बन जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या हो गया? नेग्लेक्ट, बचा क्या? एक्स स्क्वायर। ओके, पावर आ गई 3/2, ये क्या बन जाएगा? के क्यू एक्स, नीचे क्या हो गया?
एक्स का क्यूब, एक एक्स से काटा तो एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर तो बहुत 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 बड़ी टर्म है, तो क्या वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो के पास में पहुंच जाएगी? नहीं पहुंच जाएगी। ध्यान से देखो, जीरो पर यानी कि सेंटर पर भी फील्ड जीरो, बहुत दूर भी फील्ड जीरो। कुछ इंपॉर्टेंट निकल के आने वाला है, पहले इस बात को देखो समझो, फिर अभी बात कैच होगी क्या इंपॉर्टेंट निकल के आने वाला है। लिखो समझो, ठीक है। मैं पानी पी लेता हूं। तो बेटा देख लिया आप लोगों ने कि भाई रिंग के कारण एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्या होता है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और हम लोगों ने क्या देखा कि अगर सेंटर पे पहुंचे, एक्स बराबर जीरो रखें, तो एज यूजुअल सेंटर पर फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो। और अगर एक्स की वैल्यू वेरी 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 लार्ज रखें, इनफाइनाइट टाइप से रखें, तो बेटा कितनी आ रही है? फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो। अब क्या इसमें इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है? ध्यान से देखो बेटा, मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूं, मैं फिर से डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूं। इधर ध्यान से देखो, ये रिंग हो गई, ये एक्सिस हो गई, और हम लोग अगर ग्राफ को प्लॉट करें, बेटा कौन सा ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं? ध्यान से इधर देखें। अगर बेटा मैं डिस्टेंस के साथ में, एक्स के साथ में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ को प्लॉट करूं, एक्स के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, तो मुझे यह बताओ x बराबर जीरो पर, x बराबर जीरो पर क्या फील्ड की वैल्यू जीरो है? जीरो है। क्या बेटा x की लार्ज वैल्यू, x की इनफाइनेट वैल्यू पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होकर जीरो हो रहा है? यानी यहां पर भी जीरो, इधर आओगे तो भी जीरो, तो क्या कहीं पर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होकर जीरो हुआ होगा? शुरू में जीरो, लास्ट में जीरो, तो बीच में कहीं क्या मैक्सिमा आया होगा? तो हम लोगों को पता करके बताना है कि भाई ये कौन सी जगह है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? मैक्सिमम। अब कई बच्चे बोलेंगे सर कैसे मालूम करेंगे? बेटा क्या आप लोगों ने 11th क्लास में बेसिक मैथ्स के अंदर मैक्सिमम मिनिमा निकालना किसी फंक्शन का सीखा है? नहीं सीखा है तो थोड़ा मैं रिकॉल करा दूं, भूल गए हो तो याद दिला दें, ठीक है। बात सुनो बेटा, कोई भी अगर फंक्शन होता है, मैं साइड में लिख रहा हूं, ध्यान से बात सुनना। जैसे बेटा ये कोई भी फंक्शन हो, y बराबर एफ एक्स वाला, इस वाले फंक्शन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, एफ डैश एक्स निकाल लें, डिफरेंशिएशन करना आता है ना, तो आप डिफरेंशिएट करके इस वाले फंक्शन को जीरो रखो, आपको यहां से x की जो भी वैल्यू मिलेगी, मान लो x की वैल्यू 1 मिली, कुछ x1, x की दूसरी वैल्यू मिली मान लो x2, तो डिफरेंशिएट किया आपने फंक्शन को और यहां से x की वैल्यू निकाली, तो ये जो x की वैल्यूज होंगी, ये वैल्यू या तो मैक्सिमा वाली जगह की वैल्यूज होंगी या मिनिमा वाली जगह की वैल्यूज होंगी। अब कई बच्चे बोलेंगे सर मालूम कैसे पड़ेगा कि x1 पर मैक्सिमा बन रहा है या x1 पर मिनिमा बन रहा है? बेटा आप एक काम करना, एक बार डिफरेंशिएट तो कर दिया ना, एक और बार और कर दो इसको डिफरेंशिएट, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे बेटा इस वाले फंक्शन का, और इस वाले फंक्शन में फिर x1 x2 को रख रख के देखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने x1 वाली वैल्यू रखी और डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ गई बेटा कितनी? नेगेटिव। अगर डबल डिफरेंशिएशन x1 की वैल्यू डालने पर नेगेटिव बन रहा है, तो बेटा क्या बन रहा होगा x1 पर? मैक्सिमा। जिस जगह पर डबल डिफरेंशिएशन हो जाए नेगेटिव, वो वाली जगह क्या बन जाएगी? मैक्सिमा वाली जगह। अगर बेटा डबल डिफरेंशिएशन की जगह, डबल डिफरेंशिएशन में आपने कुछ एक दूसरी वाली वैल्यू डाली और मान लो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे? कौन सी जगह? ये जगह है मिनिमा वाली। कौन सी जगह? मिनिमा। कौन सी जगह बेटा? मिनिमा वाली जगह। दोबारा बात सुनो, कोई भी फंक्शन है, मैक्सिमम मिनिमा वाली वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे? एक बार डिफरेंशिएट, आपको जगह मिलेगी कि किन किन जगहों पर फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। अब कहां बनेगा मैक्सिमा, कहां बनेगा मिनिमा? तो अपन लोग क्या करेंगे? एक बार और डिफरेंशिएट करके वेरीफाई कर सकते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो एक सिंपल काम करूंगा, इस वैल्यू को डाल के देख लूंगा, इस वैल्यू को डाल के देख लूंगा, मालूम पड़ जाएगा मैक्सिमा कहां है, मिनिमा कहां है, कौन सी वैल्यू ज्यादा, कौन सी वैल्यू कम। हाँ बेटा सिंपल चीजों में तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने डिफरेंशिएट करा, x1 x2 वाली वैल्यू मिल गई, एक बार इसको उठा के रख दो,
एक बार इसको उठा के रख दो, देख लो कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम। सिंपल चीजों में काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर डिफिकल्ट चीजों की बात करें, थोड़ी टेक्निकली करेक्ट बात करें, तो एक बार और डिफरेंशिएट करना। x1 x2 की वैल्यू बेटा यहां डालना। अगर डबल डिफरेंशिएशन आया नेगेटिव तो क्या बनेगा? मैक्सिमा। डबल डिफरेंशिएशन आया पॉजिटिव, क्या बनेगा? मिनिमा। बात कैच हो पा रही है? तो चलो इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके अपन लोग भी पता लगाते हैं वो कौन सी जगह है जहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फंक्शन का बेटा मैक्सिमा आ रहा है। तो थोड़ा सा मेरे साथ में रहना, कैलकुलेशन अच्छी खासी करनी पड़ सकती है। तो देखो बेटा क्या है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन है हमारे पास में के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। जिन लोगों को चेन रूल की समझ ना हो, जिन लोगों को प्रोडक्ट रूल की समझ ना हो, जिन लोगों को डिवीजन रूल यानी कि क्वोशिएंट रूल की समझ ना हो डिफरेंशिएशन के, तो प्लीज मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं उससे पहले पहले थोड़ा कॉपी के पेज पलटें, उन चीजों को रिकॉल करें कैसे क्या डिफरेंशिएशन किए जाते हैं, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन ही नहीं आता है तो दिक्कत होगी। ठीक है, ये बात समझने में। तो बेटा चलो, वैसे मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दूंगा आपको डिफरेंशिएट में कैसे कर रहा हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रोडक्ट रूल, थोड़ा क्वोशिएंट रूल रिकॉल कर ले। तो चलो बेटा इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करके डीई बाई डी एक्स निकालते हैं। बेटा के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। ऊपर एक फंक्शन एक्स, नीचे ये वाला बड़ा सा फंक्शन। जब भी ऊपर एक फंक्शन हो नीचे एक फंक्शन हो बेटा, तो हम लोग क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। क्या बोलता है क्वोशिएंट रूल? मैं इधर लिख रहा हूं कि अगर कभी भी आपको डिफरेंशिएशन करना हो, ऊपर एक फंक्शन हो नीचे एक फंक्शन हो, तो आप ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को चुपचाप लिख दो। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले को चुपचाप। माइनस साइन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले को चुपचाप, अपॉन नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। बेटा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, काम बन जाएगा। यही अपन लोग यहां करेंगे। तो बेटा ऊपर वाले x को डिफरेंशिएट करूंगा, 1 आ गया। नीचे वाले फंक्शन को चुपचाप लिख दूंगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बात कैच हो पा रही है नहीं हो पा रही है? ओके, 3/2। आगे बढ़ते हैं, माइनस साइन लगाएंगे, नीचे वाले फंक्शन को बेटा डिफरेंशिएट करेंगे। तो नीचे वाले फंक्शन को आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ध्यान लगा के देखो। तो बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो पावर 3/2 आ गई आगे। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर बची 3/2 माइनस 1। याद है एक्स की पावर एन का क्या होता है डिफरेंशिएशन? एन आगे एक्स की पावर एन माइनस 1। वैसे मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। चेन रूल से अब जो अंदर फंक्शन है ना बेटा, उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यानी कि मुझे अभी डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा। आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन हो गया 0। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 2x। एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? 2x। ये मैंने नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करके रख दिया। ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज रखना होता है, जैसा हमारा क्वोशिएंट रूल बोलता है। बॉक्स बंद। डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा? नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का अगर स्क्वायर करोगे तो पावर बन जाएगी 3। ये वाला फंक्शन जिस जगह पे 0 हो रहा है वो वाली जगह या तो मैक्सिमा या मिनिमा को करस्पॉन्ड कर रही होगी। तो इस वाले फंक्शन को क्या रख देंगे अपन लोग? 0। अब पॉज करो, थोड़ी मेहनत करो, हर चीज हलवे की तरह पकी पकाई मत लो। मैं तो करूंगा ही सॉल्व, बिल्कुल आप लोगों की मदद करूंगा, लेकिन पॉज करके थोड़ा टाइम लेके खुद से देखो ये कैसे आया। खुद से एक बार इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो, देखो क्या आ रहा है आंसर, है ना। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस साथ साथ करोगे तभी कैलकुलेशन फास्ट बनेगी, वरना फिर प्रॉब्लम आएगी बेटा। बात क्या चौपा रही है? तो बेटा चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैं क्या करने वाला हूं इधर देखना बेटा। जो नीचे टर्म है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 के पास ले गया। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर जो 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा मैं कहां ले गया? 0 के नजदीक। तो इधर जो के क्यू है इसको भी नीचे 0 के नीचे ले आया। ये सब फिनिश हो गए। बचा क्या? ये ऊपर वाली टर्म, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहां क्या बचा है? माइनस का 3/2
इधर क्या बचा बेटा, इधर देखो, इधर बच रहा है 2x इंटू एक्स यानी कि 2x स्क्वायर। इधर बच रहा है बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि 3/2 -1 हो गया ना भाई, तो पावर कितनी बची 1/2, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये वाली टर्म कितनी होनी चाहिए, 0 के बराबर। ओके, एक काम करो, इस वाली टर्म को उठाओ, 0 के दूसरी तरफ ले जाओ, साइड चेंज कर रहे हैं बेटा, तो इधर देखो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये टर्म उठ के 0 की दूसरी तरफ चली गई, 2 से 2 बेटा मैं ऑलरेडी काट रहा हूं, 3x स्क्वायर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। बेटा इधर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, इधर बेटा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 1/2 पावर 1/2 पावर कट जाएगी, इधर क्या बचेगा, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1, इधर बचेगा 3x स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर को बेटा उधर लेके जाओ 2x स्क्वायर। यहां पे अब आप आगे बढ़ो अगर, तो एक्स स्क्वायर बराबर व्हाट, आर स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बाई 2। इसको अब मैं सॉल्व करूं तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस r/√2, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है ना बेटा, ये कौन सी जगह पे मैक्सिमम हो रहा है, r/√2 पर। कौन सी जगह ये x की, x बराबर r/√2, ठीक है। ऐसे नहीं निकाला, पूरी कैलकुलेशन करी है, पूरी चीजें बताई हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, कॉपी पेन उठाओ, थोड़ी मेहनत करो, तभी फल मिलेगा, तभी बातें कैच होंगी, तभी मजा आएगा, ठीक है। साइड हो जाऊं मैं, स्क्रीनशॉट लेना है या लिख रहे हो, चलो साइड हो जाते हैं, थोड़ा सा जल्दी लिखो बेटा, जल्दी, ठीक है, साथ आ पा रहे हैं अपन लोग, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये प्लस r/√2 तो ठीक है, माइनस r/√2 मतलब बेटा इसका मतलब ये है कि भाई आगे r/√2 पर आओगे या पीछे r/√2 पर जाओगे, दोनों जगहों पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा। कैच हो पा रही नहीं हो पा रही बात, पहले ये सारी चीजें कॉपी कर ली, तो मैं अब जा रहा हूं, मैं प्रॉपरली ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं। काफी रिसर्च कर ली अपन लोगों ने बेटा रिंग के अंदर, ठीक है। तो ये रिंग हो गई बेटा, ये रिंग की एक्सिस बना दी मैंने, ये रिंग की एक्सिस बन गई, ये एक्स, ये वाली -x। अगर मैं ग्राफ भी साथ साथ में बनाऊं तो ये x डायरेक्शन, ये -x डायरेक्शन, y एक्सिस पर बेटा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट कर रहा हूं। हम लोग क्या देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन इस तरह का, कहां पर मैक्सिमम वैल्यू हो रही है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की, x बराबर r/√2 पर। अच्छा अब सारे लोग सुनना बेटा ध्यान से बात, ये जो रिंग है इसके ऊपर चार्ज है Q, तो ये चार्ज अपने से दूर फील्ड क्रिएट करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि अगर अपन एक्सिस पे यहां पर देखेंगे तो अपने से दूर, एक्सिस पे यहां पर देखेंगे तो अपने से दूर, अपने से दूर। तो अब सारे बच्चे सुनो समझो बेटा, ये प्लस वाली एक्स एक्सिस है, ये डायरेक्शन प्लस वाली हुई, तो इस डायरेक्शन के फील्ड को बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये वाली डायरेक्शन बेटा -x की है, तो यहां पर क्या बोलेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने इसको ग्राफ में प्लस में वैल्यू के तौर पे शो किया। जब नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसको माइनस से मैं शो करूंगा। तो बेटा नेगेटिव डायरेक्शन वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको अगर ग्राफ के हिसाब से दिखाना पड़ेगा तो कैसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है।
थोड़ा जैसा ग्राफ इधर वैसा ही ग्राफ इधर भी चलता हुआ जाएगा। बात क्या चौपा रही है? यहां r/√2, यहां पर x बराबर -r/√2, यानी कि पीछे जाने पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा। इधर r/√2, इधर r/√2, आगे +r/√2, पीछे -r/√2। दोबारा बोल दूं, इधर के वाले पॉइंट पर फील्ड प्लस की तरफ है, इसलिए मैंने ग्राफ को प्लस में दिखाया। इधर वाले पॉइंट पर ये वाली रिंग नेगेटिव की तरफ फील्ड क्रिएट कर रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ फील्ड को क्रिएट कर रही है। नेगेटिव वाली डायरेक्शन में फील्ड को माइनस में काउंट करेंगे तो ग्राफ नीचे से बनाया है, नेगेटिव में शो करा है, हाँ कि ना? अब कोई बच्चा बोले सर ये तो ठीक है कि x बराबर r/√2 पर मैक्सिमम वैल्यू है, सर वैल्यू कितनी होगी? चलो देख लेते हैं बेटा कितनी होगी वैल्यू ये वाली। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ना मैक्सिमम वाली, चलो इसको निकालें। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था एक्सिस के ऊपर, वो फॉर्मूला क्या था बेटा? वो फॉर्मूला था K Q X R² X² की पावर 3/2। इसमें क्या डालना है अपन लोगों को? x की जगह पे r/√2, हम लोगों को मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो इधर क्या डालेंगे? x की जगह पे r/√2। क्या आंसर आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस पर मैक्सिमम वैल्यू का जो आंसर आएगा क्या हो जाएगा? K Q x की जगह पे r/√2, नीचे r² x² करोगे r/√2 डाल के तो r/2 r²/2, इसकी पावर 3/2, इसकी पावर 3/2। चलो इसको सॉल्व करें और K Q r/√2, ये क्या हो जाएगा? r² प्लस r²/2 हो जाएगा 3/2 r², हाँ कि ना? ओके आगे बढ़ जाते हैं बेटा, इसकी पावर 3/2, तो K Q R अपॉन √2, r² की पावर 3/2 करोगे बेटा तो ये बन जाएगा r³। ठीक है, 3 की पावर 3/2 करोगे तो ये बन जाएगा 3√3। अब जिन बच्चों को ये भी बात समझ में नहीं आ रही है वो थोड़ा ध्यान लगाएं। 3 की पावर 3/2, पहले बेटा रूट ले लो, 3 की पावर 1/2 कितना हो गया? √3, उसका क्यूब कर दो, √3 √3 √3 3√3। ठीक है, ये 2 जो है इसकी पावर भी 3/2 यानी कि 2√2, तो नीचे कितना? 2√2, √2 गया, वैल्यू कितनी आ गई? K Q R, नीचे 3√3 R का क्यूब। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये एक 2 भी है, बिल्कुल है, चलो ऊपर लिख दें, लिख दिया ऊपर। कोई बच्चा बोलेगा सर ऊपर जो R है इससे r³ को कुछ कट कर दो, कर देते हैं भाई, आप लोगों की बात तो मान लेते हैं। तो ऊपर R नीचे r³, तो नीचे हो गया बेटा r²। ये आंसर हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया है, यानी कि ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है कर लिया हम लोगों ने कैलकुलेट। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक करना, फिर से वेरीफाई करना, कुछ कैलकुलेशन में मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी, ध्यान से करी तो है लेकिन फिर भी चेक करें, हो जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, जल्दी जल्दी एक बार देखें, चेक कर लें कि अपन लोग साथ आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, कि ना? जल्दी लिखें। ठीक है, तो बेटा हम लोगों का ग्राफ बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या क्या चीजें रिंग में देख ली, सुने बात ध्यान से। रिंग अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो सेंटर पर फील्ड 0। रिंग की एक्सिस पर फील्ड का फॉर्मूला K Q X अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। रिंग की एक्सिस पर जो फील्ड है उसका ग्राफ, ग्राफ की वैल्यू कहां पर मैक्सिमम हो रही है? r/√2 माइनस r/√2। कितनी हो रही है मैक्सिमम वैल्यू? देख ली बात, साथ हो? ओके सर ये तो एक्सिस हो गई, सर सेंटर हो गया, अब क्या है रिंग में? बेटा बहुत सारी चीजें रिंग में बची हुई हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या बेटा मैं आधी रिंग ले लूं, हाफ रिंग? देखो अगला सवाल मैं तुम्हारे लिए यही लाया हूं, ये क्या है? फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग?
आधी रिंग, हाफ रिंग, इसका मतलब है हाफ रिंग, आधी रिंग की बात हो रही है। ऑफ रेडियस आर एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। कॉपी पेन बिल्कुल साइड, पूरा ध्यान स्क्रीन के ऊपर। तो सारे बच्चे इधर देखें बेटा, मान लो ये आधी रिंग हो गई, ठीक है, आधी रिंग अपन लोगों ने बना ली, ये आधी रिंग हो गई बेटा हाफ रिंग, ये बेटा हो गया है सेंटर, और इस वाली आधी रिंग की जो रेडियस है बेटा वो रेडियस है आर, और लेमडा आप लोगों को दे रखा है, भूल तो नहीं गए लेमडा, इसी लेक्चर में मैंने लेमडा बताया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेमडा? लेमडा का मतलब है 1 मीटर की लंबाई के ऊपर जितना चार्ज होता है, दैट इज द लेमडा। यानी कि अगर बेटा मैं बोलूं कि लेमडा अगर आपको दे रखा है, नाम क्या बोलेंगे उसको? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, या फिर चार्ज पर यूनिट लेंथ, ऐसे बोल सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, तो चलो ये कोई एक रिंग है, रेडियस इसकी आर है, चार्ज पर यूनिट लेंथ बेटा लेमडा है। हम लोगों को सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा वैसा सुनते जाओ, समझते जाओ। मैं एक काम कर रहा हूं बेटा, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहां से किसी थीटा एंगल पे जा रहा हूं, थीटा एंगल पे गया बेटा मैं, थीटा एंगल पे, और थीटा एंगल पे जाकर के मैंने बेटा क्या करा, एक छोटा सा डी थीटा विड्थ का एलिमेंट और ले लिया, थीटा एंगल पे जाकर के डी थीटा विड्थ का एलिमेंट मैंने बेटा और ले लिया। अब सारे बच्चे देखो, ये डी थीटा अगर एंगल है तो इस वाले एलिमेंट की जो लंबाई होगी ना बेटा, वो लंबाई हो जाएगी आर डी थीटा। कई बच्चे कह रहे होंगे सर कैसे, नहीं आ रहा है समझ में, कैसे आपने आर डी थीटा लिखा? घबराओ मत, समझाते हैं। इधर देखो बेटा, क्या आप लोगों को आर्क की लंबाई का फंडा समझ में नहीं आता है क्या? नहीं आता तो इधर देखो, अगर बेटा ये कोई भी आर्क को, ध्यान से सुनना, चलो इधर है ना कैलकुलेशन बेटा करनी पड़ेगी, तो मैं उधर कर दे के उधर कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूं कि कैसे ये आर डी थीटा लंबाई आने वाली है, ये आ गई है। बेटा मान लो ये कोई भी एक सर्कल की आर्क है, अगर ये वाली रेडियस आर, ये वाली आर्क की लंबाई एल, तो क्या थीटा को डिफाइन करने का तरीका यही होता है ना बेटा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क की लंबाई एल, रेडियस की वैल्यू आर, क्या लंबाई एल बराबर आर इंटू थीटा हो जाता है, नहीं हो जाता है? देखो इधर ऐसे ही आप लोगों ने 8th 9th क्लास के अंदर थीटा एंगल की वैल्यू निकालना सीखा होगा, आर्क की लंबाई अपॉन रेडियस, यही फॉर्मूला जनरली किताबों में मिलता है। तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर्क की लंबाई हो जाएगी आर थीटा, तो बिल्कुल वैसे ही यहां पर रेडियस हुई आर, एंगल हुआ डी थीटा, तो बेटा ये वाली आर्क की लंबाई कितनी हो गई, ये वाली आर्क की लंबाई हो गई आर इंटू एंगल आर डी थीटा। क्या साथ आ पा रहे हो? पक्की बात, कंफर्म? ओके, आगे बढ़ रहे हैं बेटा, इस वाले एलिमेंट के ऊपर जो छोटा सा चार्ज है, उस छोटे से डी क्यू चार्ज को बेटा मैं निकालने जा रहा हूं। लेमडा याद आ पा रहा है क्या था बेटा? अगर अपन बोले कि 1 मीटर के तार के ऊपर कितना चार्ज, लेमडा, 2 मीटर के चार्ज के ऊपर कितना चार्ज, 2 लेमडा। अरे भाई लेमडा का मतलब क्या होता है? पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज, 1 यूनिट लेंथ के ऊपर लेमडा, 2 यूनिट लेंथ के ऊपर 2 लेमडा, 3 यूनिट लेंथ के ऊपर 3 लेमडा चार्ज। और बेटा अगर लंबाई आर डी थीटा होगी तो कितना चार्ज हो जाएगा? तो चार्ज हो जाएगा लेमडा इंटू आर डी थीटा। 1 के ऊपर 1 इंटू लेमडा, 2 के ऊपर 2 इंटू लेमडा, 3 के ऊपर 3 इंटू लेमडा, आर डी थीटा के ऊपर आर डी थीटा इंटू लेमडा, इतना चार्ज आ गया। यानी कि इस वाले चार्ज को मैं क्या बोलूंगा कि ये छोटे से एलिमेंट का छोटा सा चार्ज डी क्यू है, छोटे से एलिमेंट का छोटा सा चार्ज डी क्यू। ओके, मिल गया भाई मुझे डी क्यू। तो डी क्यू की वैल्यू आ चुकी है लेमडा आर डी थीटा। क्या भाई ये मुझे छोटा सा चार्ज मिल गया, तो इस छोटे से चार्ज के कारण ऐसे क्या एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डीई मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? इस वाली डीई की वैल्यू बेटा मैं इधर लिख रहा हूं
ध्यान से देखो, फिर से कंपोनेंट होंगे, फिर से कंपोनेंट कुछ कटेंगे, कुछ जुड़ेंगे, ध्यान लगा के रखो। तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसने क्रिएट करा वो कैसे निकालेंगे? के ये वाला चार्ज डी क्यू, के डी क्यू अपॉन ये वाली डिस्टेंस आर का स्क्वायर, के ये वाला चार्ज डी क्यू अपॉन आर रेडियस का स्क्वायर, यानी कि बेटा के डी क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा? लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या अब साथ आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं? ओके, अब ध्यान से सुनो बात, ध्यान से समझो बात। बेटा सारे बच्चे इधर ध्यान लगाओ, ये वाला एंगल अगर थीटा, तो क्या ये वाला एंगल थीटा? क्या बेटा ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा? बेटा कंपोनेंट करने भूल तो नहीं गए? ये वाला डीई, तो नीचे वाला डीई कॉस थीटा, इधर वाला डीई साइन थीटा। डीई की वैल्यू निकाली, डीई कॉस थीटा नीचे कंपोनेंट। मैंने गलत कर दिया क्या? चेंज करें क्या? अच्छा ये वाला एंगल थीटा है ना बेटा, तो ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा, ये वाला हो जाएगा डीई साइन थीटा। एंगल ये वाला थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, तो डीई कॉस थीटा डीई साइन थीटा। साथ आ पा रहे हो? पक्की बात, कंफर्म, कोई समस्या नहीं, एकदम साथ। ओके, अब कोई बोले कि सर ये नीचे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बता दो टोटल कितना आएगा। यानी कि अगर आप लोगों को नीचे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस नीचे वाले कंपोनेंट डीई साइन थीटा को इंटीग्रेशन करके जोड़ना पड़ेगा। क्यों इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं? बेटा ये जो डीई साइन थीटा आया है, ये तो क्या केवल इस वाले एलिमेंट ने पैदा किया है? हमको तो पूरी की पूरी सेमी सर्कुलर रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना। तो जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तभी तो नीचे वाला पूरा का पूरा फील्ड बनेगा। तो बेटा ई वाई के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस वाले डीई साइन थीटा को जोड़ना पड़ेगा। इस वाले डीई साइन थीटा को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? सुनो ध्यान से बात। बेटा हमको पूरी की पूरी सेमी सर्कुलर रिंग तैयार करनी है, सारे एलिमेंट जोड़ने। कहां से एलिमेंट मिलने चालू होंगे? बेटा जब थीटा की वैल्यू 0 है ना, यहां से एलिमेंट मिलेंगे। थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाओ, ज्यादा करते जाओ, एलिमेंट मिलते रहेंगे, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा करते करते 180 तक ले जाओगे, पाई तक ले जाओगे, तो भी आपको एलिमेंट मिलते रहेंगे। यानी कि पूरी की पूरी सेमी सर्कुलर रिंग के लिए थीटा की वैल्यू 0 से थीटा की वैल्यू पाई तक इंटीग्रेट करना है। चलो करते हैं इंटीग्रेशन। देखो इधर ध्यान से देखो, तो बेटा इधर देखें, डीई की वैल्यू बेटा मैं इधर से उठा रहा हूं। क्या है डीई की वैल्यू? के लेमडा। बेटा एक आर से तो ये आर कट गया, तो नीचे आर, और क्या आ रहा है? डी थीटा। बेटा के लेमडा बाई आर डी थीटा, ये आई डीई की वैल्यू। क्या बेटा साइन थीटा भी लिखना है? लिखना है, बिल्कुल लिखना है। क्या के लेमडा बाहर चला जाएगा? क्या आर भी बाहर चला जाएगा? क्या साइन थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों को आता है? क्या होता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन? माइनस ऑफ कॉस थीटा। डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो माइनस ऑफ कॉस थीटा। लिमिट कहां से कहां? लिमिट 0 से लेकर के पाई तक। चलो लिमिट लगाओ, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों लगाओ। तो के लेमडा बाई आर, और फिर ध्यान से देखें, माइनस साइन लगा हुआ है आगे, तो कॉस पाई, माइनस ऑफ माइनस का कॉस 0। देख पा रहे हो? ये हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ -1। खुद से कैलकुलेशन करो, केवल सुनोगे अजीब लग सकता है, गलत हो सकता है आपके दिमाग में, ठीक है? तो कॉस पाई की वैल्यू होती है बेटा -1। तो यहां पर अगर कैलकुलेशन करके लिखोगे तो के लेमडा बाई आर, कॉस पाई -1, आगे ऑलरेडी माइनस है तो ये हो गया बेटा 1। ये माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो बेटा आंसर कितना आ गया?
2k लैम्डा बाई आर। यानी कि बेटा y डायरेक्शन में नीचे की तरफ टोटल फील्ड 2k लैम्डा बाई आर हम लोग निकाल चुके हैं। सेट हो पा रही है बात क्या हो पा रही है फटाफट। तो आज का होमवर्क क्या है, ये जैसे मैंने y डायरेक्शन में इंटीग्रेशन करा, आप x डायरेक्शन में भी इंटीग्रेशन करोगे और रिजल्ट निकालोगे। ये होमवर्क है, इट इज द होमवर्क, कि जैसे मैंने y डायरेक्शन में इंटीग्रेशन करा है और रिजल्ट 2k लैम्डा बाई आर निकाला है, वैसे ही x में इंटीग्रेशन आप लोग करोगे और आंसर निकालोगे। थोड़ी सी बात मानो, घबराओ मत, ट्राई करो, इंटीग्रेट करो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो तो बेटा यहीं पे अपन लोग इस वाले सेशन को एंड करते हैं, विदा लेते हैं आप लोगों से। अगले सेशन में और भी अच्छे अच्छे डेरिवेशंस के साथ में, अच्छे अच्छे सवालों के साथ में आप लोगों से फिर से मिलेंगे, फिर से जुड़ेंगे और अमेजिंग सेशन को फिर से देखेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में बेटा मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों से विदाई लेते हैं। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहना, पेशेंस रखना, हार्डवर्क करना, रेगुलरली चीजों को रिवाइज करना, रेगुलरली नोट्स बनाना। बेस्ट ऑफ लक।